Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Development Planning and Administration. Today is lecture number 10 and the course code is MPA 403. I'm your instructor, Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood Bagram. So let's have a brief reflection before we move on to our today's topic of discussions. Okay, in our previous lecture, हमने बात की थी risk management की, and in our previous lecture we have talked about risk management, that risk management has a vital role in development planning and administration. Now let us briefly discuss that what risk management is. Like for example, आप कोई भी business करते हैं, आप कोई भी activity करते हैं, आप कोई भी project run करते हैं, there is always a risk involved. अक्सर आपने सुना होगा कि higher risk, higher gains and lower risk, lower gains. इसका क्या मतलब है? Meaning that कि जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनसर्टेनिटी का एक पहलू होता है. फॉर एग्जांपल कि आप एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, आप प्रोजेक्ट की डेडलाइन है, फॉर एग्जांपल आपने 30 डेज में वो एक काम करके डिलीवर करना है. नाउ in those 30 days, like for example, there are some unforeseen events, like for example, load shedding issue is here in Pakistan. Then we have, like for example, if हमारे कुछ अगर employees या जो concerned staff है उनमें से कोई बीमार हो जाता है, for example हमारे जो equipment हम यूज़ कर रहे हैं, technology यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कोई problem आती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए ऑफ कोर्स टाइम चाहिए. और जब हम लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने तमाम चीज़ों को प्लान भी किया हुआ है और प्लान करने के बावजूद सम टाइम व्हाट हैपेंस दैट कि ड्यू टू वन फैक्टर और द अदर फैक्टर कुछ डिलेज आ सकता है एक्टिविटीज़ के अंदर, ह्यूमन एरर्स इन्वॉल्व हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई एक्टिविटी करते हैं और उसमें आप एरर कर जाते हैं. उसमें लाइक फॉर एग्जांपल आप एक एक्टिविटी के ऊपर आपने चंद दिन लगाए और चंद दिन के बाद उस एक्टिविटी का जब रिजल्ट निकला तो वो रिजल्ट एज पर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव नहीं था. तो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कि जी इसमें प्रॉब्लम क्या थी. उस रीज़न को आपने आइडेंटिफाई किया, रूट कॉज को आपने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रेक्टिफाई करने के बाद आपने दोबारा वो एक्टिविटी परफॉर्म की, तो डेफिनेटली उसके अंदर एक टाइम इन्वॉल्व हो गया. नाउ द थिंग इज कि वही आपके पास तो 30 डेज में आपने एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना था. तो ये तमाम चीज़ें जब हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं अपने रिसोर्सेज की, तो हमने जैसे पहले भी बात की कि देयर आर 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज: ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. तो चारों रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो किसी न किसी रिसोर्स में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं. तो उसकी वजह से डेफिनेटली प्रोजेक्ट के लेट होने के चांसेस हैं, प्रोजेक्ट की क्वालिटी के ऊपर इश्यूज आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं वगैरह वगैरह. तो इन तमाम फैक्टर्स को सामने रखते हुए हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज देयर व्हेन एवर वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. हम फॉर एग्जांपल हमने बात की थी कि हमने लाइक फॉर एग्जांपल हम स्ट्रेटजिक प्लान्स बनाते हैं, तो स्ट्रेटजिक प्लान्स के अंदर all these 4 resources: human, financial, physical and information. So all these 4 resources are included. Now जब आप एक एक्टिव प्लान किया, उस प्लान को आपने इम्प्लीमेंट किया, आपने उसको एडमिनिस्टर किया, तो डेफिनेटली उसके अंदर मुख्तलिफ हर्डल्स, कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो जो है उसमें रिस्क इन्वॉल्व एक हो सकता है. नाउ रिस्क मैनेजमेंट को हमने देखा था कि हम मुख्तलिफ मेजर्स ले सकते हैं, हमने मुख्तलिफ रिकमेंडेशंस डिस्कस की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में. तो नाउ वी मूव ऑन टू आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स इन डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ जब हम
बात करते हैं डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, तो डेफिनेटली आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए छोटे लेवल पे या बड़े लेवल के ऊपर आप जो प्लान्स बना रहे हैं, आप उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, तो डेफिनेटली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग के अंदर, और उसके अलावा हमारी जो प्लानिंग एक्टिविटीज़ हैं, ख़ास तौर पे जब हम बात करेंगे और जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो उसके अंदर डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेक होल्डर्स वो लोग हैं जिनका उस इदारे के साथ किसी भी तरह का कोई कंसर्न है। ऑल ऑफ दोज आर स्टेक होल्डर्स। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइवेट ऑफिसेस की बात करते हैं, बिजनेसेस की बात करते हैं, तो देर आर शेयर होल्डर्स एज वेल, जो कि इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वी हैव द स्टेक होल्डर्स, वी हैव द शेयर होल्डर्स। तो डेफिनेटली आज हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, एथिक्स है क्या है, और जब हम अपनी प्लानिंग की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो इसका क्या रोल है। क्योंकि इस वक्त जो हम आईएसओ सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं, लाइक आईएसओ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो आईएसओ सर्टिफाइड जब तक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होंगी इंटरनेशनल लेवल पे, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि वी मेक corporate social responsibility and ethics are major part in our development planning and administration of any organization, whether it is working in the public sector or in the private sector of Pakistan. Now, in the business world, ethics is the study of morally appropriate behaviors and decisions, examining what should be done. Now, when we look at this definition closely, so what comes in your mind? कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है एम्प्लॉयज का जो कि होना चाहिए, और एक डिसीजंस लेने का क्या एक अप्रोप्रिएट तरीक़ेकार होना चाहिए, और उसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि व्हाट शुड बी डन, कि कौन सा आप काम कर सकते हैं, कौन सा काम आप नहीं कर सकते एज पर योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल जिस तरह से आप अपने घर में आपका बिहेवियर है, जिस तरह से आप घर में लोगों के साथ बातचीत करते हैं, जिस तरह आपका घर के अंदर एक कम्युनिकेशन का लेवल है, जब आप अपने ऑफिस आते हैं तो कैन यू हैव द सेम बिहेवियर इन योर ऑफिस द बिहेवियर यू हैव इन योर होम? ऑफ कोर्स इन मोस्ट केसेस not possible, or it is not recommended, because in office we have a formal setup. In formal setup, of course, there are certain rules and regulations, there are certain boundaries, like, and one has to follow that rules and regulations, one has to follow that बाउंड्रीज। तो जब हम इनकी बात करते हैं कि ऑफिस के अंदर हमारा एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में एंटर होते हैं तो आपके फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइमिंग, कि आप टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो ये भी आपके एक बिहेवियर को शो करता है कि क्या आप लेट, हैबिचुअल लेट कमर तो नहीं है जो कि हमेशा ही लेट आते हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल घर में जब आप अपने जाते हैं तो आप थोड़ा सा अगर देर से भी पहुंचते हैं घर पे, या थोड़ा सा लाइक टाइम को फॉलो माइनर सा अगर नहीं भी करते तो इतना फर्क नहीं पड़ता कंपैरेटिवली। लेकिन जब हम ऑफिस की बात करेंगे, ऑफिस मीटिंग्स की बात करेंगे, ऑफिस टाइमिंग्स की बात करेंगे, ऑफिस रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे, तो एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज रिक्वायर्ड। सो उन बाउंड्रीज को, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का नाम इज कॉल्ड, ऑफ कोर्स that is your responsibility, and that comes in ethics. Now what should be done? Like for example किसी भी इदारे में एक certain boundaries होती हैं, उस boundaries को cross नहीं करना चाहिए, और definitely वो boundaries certain ethics के ऊपर और corporate social responsibilities के ऊपर of course base कर रही होती हैं। Now when we talk about corporate social responsibility, it is the process by which businesses negotiate their role in society. Now, this is one of the most comprehensive definitions of corporate social responsibility. Like for example, we have a society, we have a group of people, like for example, we have a Pakistani society. Now, in Pakistani society, like for example, एक organization जो run कर रही है पाकिस्तान में,
तो उसको अपने तमाम लाइक फॉर एग्जांपल जो रोल है उस सोसाइटी के अंदर, उस रोल को उस तरह से परफॉर्म करना है जो कि उस सोसाइटी की वेल बीइंग के लिए हो, ना कि उस सोसाइटी को वो हर्ट करे। लाइक फॉर एग्जांपल कि इस लाइक एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी जो है उसकी किसी भी एक्टिविटी की वजह से, उसे के किसी भी एक्ट की वजह से उसके जो जिस सोसाइटी के अंदर वो परफॉर्म कर रही है उस सोसाइटी के अंदर उसके बेनिफिट्स होने चाहिए, वो वेल बीइंग के लिए काम करे। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी इलाके की पाकिस्तान में, तो वहाँ पे जो इदारे काम कर रहे हैं उनको अपनी जो वहाँ पे उस कम्युनिटी जो है उनके इर्द गिर्द या जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उन लोगों की जो कल्चर है, उन तमाम चीज़ों को सामने रख कर अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना है। और किसी भी सूरत में किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि वो अपने जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर वो परफॉर्म कर रही है, उस सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज़ को, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को वायलेट करे। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, organizations have obligations to society beyond their economic obligations to owners or stockholders. Now this is really the most important point, the first bullet. Now किसी भी organization का जो purpose है, like for example they have certain vision, mission, objectives and they are working for that. जब हम private sector की बात करते हैं in Pakistan, of course they are working for profits. एक इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, किन के लिए? जिन्होंने उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उनको हम कहते हैं दे आर द ओनर्स और द स्टॉक होल्डर्स। नाउ जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो एक इकोनॉमिक फैक्टर है, लाइक फॉर एग्जांपल जो प्रॉफिट मेकिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज नंबर 2। The number one objective is like obligations towards the society, जहाँ पे वो परफॉर्म कर रहे हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल कि सोसाइटी का हक पहले आता है कि जिस सोसाइटी के अंदर, जिस लोकेशन में, जिस जोग्राफिकल बाउंड्रीज में आपकी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रही है, उस सोसाइटी का ख्याल रखना, उसकी वेलबींग का ख्याल रखना नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन की। और नंबर 2 पे प्रॉफिट मेकिंग या जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नंबर 2 पे आने चाहिए एज पर द आइडियल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशंस इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। कि एक लाइक फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट होता है सोसाइटी के ऊपर, कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाइक फॉर एग्जांपल एक कल्चर है, और वो कल्चर जो है दैट कल्चर शुड नॉट बी अगेंस्ट द कल्चर दैट इज अराउंड द सोसाइटी, सो दैट इज प्रेवलेंट अराउंड द सोसाइटी। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कल्चर है वो उसके साथ इन कंट्राडिक्शन ना हो जो कि सोसाइटी का कल्चर है। तो डेफिनेटली सोसाइटी का जो है और जो ऑर्गेनाइजेशन को है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। एंड पर्टिकुलरली जब हम ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि जिस जगह पे भी वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, इवन पाकिस्तान में या अब्रॉड, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करना चाहिए। Now, recent evidence of corporate social responsibility interest. An internet search turns up 100,000 plus responses to CSR. Now, आप अगर corporate social responsibility लिखकर इसको याहू या गूगल पे अगर आप जाके किसी भी सर्च इंजन पे जाके आप इसको क्लिक करते हैं, आप इंटरनेट को ऑन करें, आप उसके गूगल पे जाएं, याहू पे जाएं, किसी भी सर्च इंजन पे जाएं और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के आप इसको सर्च को क्लिक करें, तो यू विल सी 100,000 प्लस रिस्पॉन्सेज। तो इतने ज्यादा रिस्पॉन्सेज आएंगे, दैट शोज द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ
corporate social responsibility all over the world. Research journals increasingly rate businesses and NGOs on socially responsive criteria. Like for example, research journals हैं, like for example जो ratings करते हैं तो वो सोसाइटी का क्या रिस्पॉन्स है. लाइक फॉर एग्जांपल सोसाइटी किस चीज़ को वैल्यू देती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस क्राइटेरिया को सामने रखकर वो ऑर्गेनाइजेशंस की रेटिंग करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल बेस्ट प्लेस टू वर्क, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नंबर 1 है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल दिस इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क. नाउ द मोस्ट कॉम्पिटेंट and the most qualified and the most experienced people, they prefer to work in an organization which has the rating of best place to work. Now this is the most important thing, because you know this makes the job of an organization very easy in order to retain the best employees. क्योंकि best employees market से आप attract कर रहे हैं, आप उनको retain कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज का जो मोटिवेशन लेवल है आपके कंपेटिटर से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसकी रेटिंग अगर फॉर एग्जांपल बेस्ट प्लेस टू वर्क में है तो इट मीन्स दैट कि यू आर ऑन द टॉप. सो पीपल हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, they feel proud of themselves, they feel honored. So when they are delighted, they are excited when they come and work in your organization. So now you see that with that high motivation and high excitement and that energy, with that energy people's performance multiplies. So it becomes very easy for the organization to retain the best employees if that organization is one of the best places to work, most admired. Like for example, जो society के लोग हैं, जो उस country के लोग हैं, जो पूरी दुनिया के लोग हैं, वो इस particular organization को बहुत ज़्यादा उसको appreciate कर रहे हैं, उसको admire कर रहे हैं. And then best and worst corporate reputation, कि उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन है, मार्केट रेपुटेशन, वो कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है. तो नाउ यू सी दैट कि दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया जिसके ऊपर रिसर्च जर्नल्स, मीडिया, सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को रेट कर रहा है आजकल. और जब हम इसी क्राइटेरिया के ऊपर रहते हुए फिर डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन चीज़ों का ख्याल करती हैं कि वो इस कैटेगरी में शामिल हो जाए, क्योंकि इसी से उनकी, अगर हम लॉन्ग टर्म बात करेंगे तो इसी से उनकी स्टॉक मार्केट जो शेयर प्राइस है वो इंक्रीज़ करती है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करती है, क्वालिटी इंक्रीज़ करती है, उनके जो स्टॉक होल्डर्स हैं, उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, लॉयल्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है कस्टमर्स की. सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ बेनिफिट्स व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज like better in performing its corporate social responsibility as compared to those organizations जो कि CSR का ख्याल नहीं करती, अपना सोशली रिस्पॉन्सिबल जो नहीं है, जो सोशल वैल्यूज़ की, सोसाइटी की वेलबींग का ख्याल नहीं करती. ऑफ कोर्स इस क्राइटेरिया में वो वर्स्ट साइड पे आ जाती हैं और डेफिनेटली बेस्ट एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना, रिटेन करना, इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट. नाउ रीजंस फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़, क्या हम क्यों करते हैं, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से CSR किया जाए. Now CSR activities are important too and even expected by the public and they are easily monitored worldwide. Now एक तो corporate social responsibility को इसको as a option organizations ना लें. यहाँ पे ये मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दुनिया में, चाहे लोकल लेवल की हैं, रीजनल लेवल की हैं, नेशनल लेवल की हैं, इंटरनेशनल लेवल की हैं, सो दे मस्ट नॉट टेक corporate social responsibility as an option. It is something which is mandatory, which is compulsory, because people around you, they expect this thing from you, and if you do not meet or exceed their expectations, it is not possible that you survive in the market.
एंड ऑफ कोर्स दुनिया में मॉनिटर किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशंस को आजकल CSR के ऊपर, एथिक्स के ऊपर। तो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिप्यूट इंक्रीज करे, आपकी एक डिमांड इंक्रीज हो, आपका एक ब्रांड नेम बने। उसके लिए ज़रूरी है कि यू मस्ट बी गुड इन performing your social responsibilities. Corporate social responsibility activities help organizations hire and retain the people they want. Now, किसी भी organization की जब हम बात करते हैं तो they are looking for the best people. Now, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या आपके घर वाले की जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप उनसे डिस्कस करें तो आपको ये पता चलेगा, या आप खुद काम करते हैं तो आपको मालूम होगा डेफिनेटली कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि दे वांट टू हायर एंड रिटेन द बेस्ट पीपल। नाउ मार्केट के अंदर जो बेस्ट एम्प्लॉयज हैं, जो बेस्ट मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग हैं, ऑफ कोर्स दे हैव देयर ओन क्राइटेरिया कि कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करेगा या कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों रहना चाहेगा लॉन्ग टर्म। तो डेफिनेटली दे आल्सो हैव दोज डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। नाउ तो डेफिनेटली जो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो बेस्ट मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हैं, वो तभी एप्लीकेशंस देंगे जब उनको ये यकीन होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा कैरियर बनेगा, हमारी रिप्यूट इंक्रीज होगी, एंड दिस इज द मोस्ट कंफर्टेबल एंड बेस्ट प्लेस टू वर्क। एंड CSR activities contribute to business performance. Very simple. As we discussed earlier that, okay, जितना ज़्यादा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप रिस्पॉन्सिव होंगे, जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे CSR एक्टिविटीज़ को, इतना ही आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस जो है वो ग्रो करेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय मोटिवेशन इंक्रीज हो रही है क्योंकि दे नो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ओनली पेइंग देम सैलरी बट ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो वर्किंग फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप एजुकेशन सेक्टर को ले लें तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो डेफिनेटली लोग उनको एक अच्छी नज़र से देखते हैं क्योंकि दे नो दैट कि दीज इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ दे आर परफॉर्मिंग अ नोबल noble work. So they are performing a noble thing for the people of Pakistan. So even for the people who are not living in Pakistan, so through distance learning, they are having a contact with the university and they are getting education. So when people know that this organization is involved in well-being of the society, of course their performance level increases. The other thing is, there are your customers, but there are so many other people who are not your customers, and then we are not only addressing the customers or the potential customers here, we are also addressing those persons who are not the customers. Now it becomes a word of mouth, it becomes a mouth reference. Even your non-customers, they talk about your organization in good words. So when people use good words for your organization, of course that increases your market repute, and of course in the long run that gives you a wonderful business, that gives you a wonderful growth. So in nutshell जब हम बात करते हैं कि किसी भी organization की improvement के लिए ज़रूरी है कि वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्टिविटीज को फोकस करें। नाउ टॉकिंग अबाउट बिजनेसेस CSR एक्टिविटीज, द फिलैंथ्रोपी इज गिव मनी और टाइम और इन काइंड टू चैरिटी। तो डेफिनेटली आप पैसा दे सकते हैं, आप टाइम दे सकते हैं, या कोई आप प्रोडक्ट ऐसी सर्विस दे सकते हैं किसी भी इदारे को, कुछ लोगों को अराउंड यू फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। Integrative philanthropy is select beneficiaries aligned with company interest. तो आप ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जिनको आपने कोई बेनिफिट देना है, उनको आपने रिवॉर्ड देना है, और डेफिनेटली सोसाइटी से आप उन लोगों को लेंगे, तो उनको ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जिनका इंटरेस्ट और आपकी कंपनी का इंटरेस्ट जो है वो अलाइन हो।
कि लाइक फॉर एग्जांपल कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेफिनेटली कि ऑफ कोर्स यू आर स्पेंडिंग मनी एंड ऑफ कोर्स यू वांट टू गेट सम रेपुटेशन आउट ऑफ इट, तो आप उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे जो कि उनके इंटरेस्ट और आपकी कंपनी के इंटरेस्ट अलाइन कर रहे हैं. एंड देन philanthropy will not enhance corporate reputation if a company fails to live up to its philanthropic image. कि अगर एक कंपनी का एक philanthropic image है, उसका एक रेपुटेशन है, तो अगर कंपनी अपनी उस रेपुटेशन को, अपने इमेज को मेंटेन नहीं करती, तो डेफिनेटली ये आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी रेपुटेशन को इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज करेगी. इफ कंज्यूमर्स परसीव फिलैंथ्रोपी टू बी मैनिपुलेटिव, या आपके जो कंज्यूमर्स हैं या आपके पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं वो ये सोचते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे साथ चीट किया जा रहा है, और कंपनी जो है दे आर नॉट वर्किंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी बट दे आर ओनली फोकसिंग ऑन प्रॉफिट्स. एंड फॉर एग्जांपल इफ दे आर चीटिंग अस और दे आर मैनिपुलेटिंग अस, सो बात करते कुछ हैं और बात करते कुछ हैं और उनका अमल डिफरेंट होता है और थ्योरी डिफरेंट होती है. तो तो इससे क्या होगा कि जब पोटेंशियल कस्टमर्स को या कंज्यूमर्स को ये जो उनकी ये परसेप्शन बन जाए, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वट एवर यू से एंड डू शुड बी द सेम. Otherwise, people, they when they understand that you are cheating with them or you are like manipulating people, so of course then they start losing their trust on you. So I will say here that if you want to build the trust of the market, that takes a lot of time. But if you want to, break the trust, it will take even a second. So trust बनाना बहुत मुश्किल है, ट्रस्ट को तोड़ना बहुत आसान है. इसलिए कोशिश ये की जाए कि कभी भी ऐसा काम ना किया जाए जिसकी वजह से आपकी एक रिप्यूट है, आपका जो ट्रस्ट है वो डैमेज हो. Now talking about corporate social responsibility, CSR is the sum of economic responsibilities make a profit. Now CSR में सिर्फ आप ये बात नहीं कर रहे कि आप सोसाइटी की वेलबींग के ऊपर बात कर रहे हैं, आप प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए मैंडेटरी है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, आपके जो स्टॉक होल्डर्स हैं, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको आप रिटर्न कहाँ से देंगे, नंबर वन. नंबर टू, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज, उनके फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, उनको आप कैसे पे करेंगे. उसके अलावा डेफिनेटली मुख्तलिफ आपने प्रोजेक्ट्स रन किए हुए हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को ऑफ कोर्स अगर प्रॉफिट नहीं होता तो आप उसको मेंटेन नहीं कर सकते, आप सर्वाइव नहीं कर सकते. तो डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स इट्स shareholders, that must be met in good corporate social responsibility. Legal responsibilities, obey the law. It is the mandatory requirement in CSR that the organization must obey the law. तो किसी भी कंट्री में, किसी भी इलाके में जहां आप परफॉर्म कर रहे हैं, वहां के लॉ को ओबे करना, that is your major responsibility, and that comes in corporate social responsibility. Ethical responsibilities, be ethical. Definitely इखलाकियात का मुज़ाहरा करना, मॉरल वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना, और ना सिर्फ अडॉप्ट करना बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करना, तो दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन CSR. एंड फाइनली डिस्क्रिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि डिस्क्रिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गुड कॉर्पोरेट सिटीजन. तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करे जो कि एक अच्छे गुड कॉर्पोरेट सिटीजन हो. Now when we talk about corporate social responsibility, there are two viewpoints. The first is corporate social responsibility is inevitable versus corporate social responsibility is a burden. Now what do you think कि corporate social responsibility जो है वो inevitable है, mandatory है, आपको हर सूरत में आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना है, या फिर ये है कि CSR जो है वो एक बर्डन है. व्हाट डू यू थिंक? ओके, देयर इज अ
strong debate going on all over the world that CSR is inevitable or CSR is a burden. So let's discuss these two areas one by one. The first is arguments for corporate social responsibility, not just profits. जब हम CSR की बात करते हैं तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस का स्लोगन जो है वो यही होना चाहिए कि वी आर नॉट हेयर जस्ट टू मेक प्रॉफिट्स, वी आर हेयर like we are thinking about just more than profits. So if you are only talking about profit, you will lose your customers, because when the customers know that you are only interested in profit making and you are not interested in CSR, so that damages your repute. Now instead of saying profit making is our objective, one organization may say that we are working for the comfort of people, we are working for the satisfaction of people, we are working for making people happy. So you are making people happy, you are making people comfortable, you are giving employment to the people. So those things are the most important things. And of course the result is, of course, you improve your quality, you improve your performance. And definitely when you improve your quality, performance, and there is a high motivation of employees and the best employees, they are not leaving you, then of course that establishes and then strengthens your existing profit as well. Par versus responsibility, कि आप पार के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को? तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मोर इम्पॉर्टेंट, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप समझें, उसको अंडरस्टैंड करें और उसको एक ट्रू स्पिरिट में आप परफॉर्म करें. स्टेक होल्डर रिलेशंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसे लोग जिनका कोई भी ताल्लुक है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, डेफिनेटली उनको हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं और डेफिनेटली उनके लिए आपने काम करना है. लाइक फॉर एग्जांपल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस जगह लोकेटेड है तो उस इलाके में जो और रेजिडेंट्स हैं, जो कम्युनिटी है, तो लाइक फॉर एग्जांपल वहाँ पे अगर आपको एक्टिविटीज़, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी स्टील की फैक्ट्री है, तो आप स्टील का या लोहे का वहाँ पे काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे डेफिनेटली उसके पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, वहाँ पे स्मोक जो है, एक अक्सर आपने देखा होगा स्टील फैक्ट्रीज के वहाँ से एक ब्लैक जो है, डार्क ब्लैक जो है स्मोक वहाँ से निकल रहा है. बट हैव यू एवर सीन कि उसके ऊपर कोई फिल्टर्स लगाए गए हों, उसको रोकने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कोई एक्टिविटी की गई हो? दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो उस इलाके में जो लोग रहते हैं, डेफिनेटली उनके हेल्थ के इश्यूज हैं, उनके पोल्यूशन के इश्यूज हैं, उन तमाम इश्यूज का ख्याल रखना, दैट इज़ योर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अपने स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को आपने वॉच करना है, और जब तक आप अपने स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को वॉच नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट परफॉर्म योर CSR एक्टिविटीज इन द ट्रू स्पिरिट. नाउ देयर आर सर्टेन आर्गुमेंट्स अगेंस्ट the corporate social responsibility, and the first one is from the shareholder point of view. Now shareholder क्या कहता है? Shareholder in most cases they are interested in making money. कि एक पर्सन है या पर्सन्स हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और they are interested कि जो उन्होंने पैसा लगाया है वो एक प्रॉफिट उनको दें. तो डेफिनेटली जब आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो आपको अपने प्रॉफिट में कट लगाना पड़ता है. फॉर एग्जांपल जैसे हमने स्टील फैक्ट्री की बात की, तो जब आप फिल्टर्स लगाएंगे, उसमें आप इक्विपमेंट लगाएंगे, उसमें और उसकी मेंटेनेंस भी होगी डेफिनेटली, तो ये पेमेंट आप कहाँ से करेंगे? ये एक्सपेंस जो इंकर हो रहा है, इसकी पेमेंट आप कहाँ से करेंगे? इसकी पेमेंट आप करेंगे कि जो आपका प्रॉफिट है. तो जब आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है उसके अंदर एक थोड़ी सी उसके अंदर एक कमी आती है, और प्रॉफिट जब डिक्रीज होगा तो दैट इज इन मोस्ट केसेस अनएक्सेप्टेबल टू शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर का उसके ऊपर एक ऑफ कोर्स एक कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आता है जब हम CSR की बात करते हैं. हिंड्रेंस इन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स,
कि एक तरफ तो आप चाहते हैं कि जी प्रॉफिट अर्न किया जाए, ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाएं, टारगेट्स अचीव किए जाएं, और दूसरी तरफ जब आप ये कहते हैं कि जी CSR एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, तो CSR के लिए यू नीड टू स्पेंड मनी। तो जब आप पैसा आपने खर्च करना है तो डेफिनेटली दैट विल कट योर प्रॉफिट्स। तो डेफिनेटली जब CSR को आपने इम्प्लीमेंट किया, सो दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम मैक्सिमाइजिंग योर प्रॉफिट्स। So we have seen the comments, like for example for CSR, and we have seen the comments against CSR. So what do you think, which one is better? Of course कि दुनिया के अंदर एक नाम बनाने के लिए, नेशनल लेवल पे एक नाम बनाने के लिए, लोकल और रीजनल लेवल पे अपनी एक रिप्यूट को बिल्ड अप करने के लिए, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू गो फॉर CSR. We need to follow CSR, otherwise we cannot survive in the market. Choosing the moderate strategy. Now businesses need to balance economic, legal and social responsibilities in order to achieve long run success. Now this is really very important that of course businesses ने बैलेंस करके चलना है, उनकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी लीगल हैं, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तो तमाम एक्टिविटीज़ को उन्होंने बैलेंस लेके चलना है। मोर जनरली देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन गुड सोशल एंड गुड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। Okay, what comes in your mind when you talk about good social and good financial performance? Of course, एक सोसाइटी में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसी तरह एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप अपनी एक सोसाइटी के अंदर आप एक अपना बेटर ऑफ कोर्स परफॉर्म करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना सिर्फ आप एक्सेप्ट करते हैं बल्कि उसको परफॉर्म भी करके दिखाते हैं, डिलीवर भी करके दिखाते हैं, तो डेफिनेटली दैट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन दी एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ योर एम्प्लॉयज़। आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो, उनको पता है, वो देख रहे हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है सोसाइटी वेलबींग के लिए क्या कर रही है, ऑफिस के अंदर जो लोग हैं उनकी वेलफेयर के लिए क्या कर रही है। तो जब ये चीज़ नॉलेज में आती है एम्प्लॉयज़ के, तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई होती है, एंड दैट इंक्रीजेज योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट एथिक्स, द वर्ड एथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ethos meaning character and Latin word mores meaning customs. So it means ethic means character और ethic means customs. So दोनों की जब हम बात करते हैं कि character क्या होना चाहिए और customs like for example norms and traditions and values वो क्या होने चाहिए, that is called ethics. Ethics defines what is good for the individual and for society. Now this is really very important. Now here there is a very important question that who will decide that what is good for the individual and what is good for the society. Now this is a very important question we need to ask from ourselves, and definitely दीन इस्लाम जो है हमें एथिक्स के बारे में एक कम्प्रीहेंसिव एक मालूमात यहाँ से हमें मिलती हैं, एक कम्प्रीहेंसिव हमें गाइडेंस मिलती है, और एक पूरा हमें मिलता है, परफेक्ट एक हमें मिलता है, एक पैथ मिलता है जिसके ऊपर जाके हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। कि जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि हम में से सबसे बुलंद वो है, बुलंद मर्तबा वो है जिसके इखलाक बुलंद है, एंड दैट इज इखलाक इज कॉल्ड द एथिक्स। नाउ तो जब हम कहते हैं कि इंडिविजुअल के लिए और सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, तो डेफिनेटली उसमें सर्टन हमारी जो कल्चर है, जो हमारा रिलीजन है, उसकी सर्टन जो पैरामीटर्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। एंड इट एस्टेब्लिशेस द नेचर ऑफ ड्यूटीज दैट पीपल ओ टू वन सेल्फ एंड अदर्स इन सोसाइटी। कि एक तो हम बात करते हैं कि आपकी अपने लिए क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने लिए लाइक अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, नंबर वन, एंड नंबर टू आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि इंसान की इज्जत लाइक फॉर एग्जांपल कितनी होती है, तो मैंने कहा कि इंसान की इज्जत उतनी ही होती है जितनी कि वो अपनी इज्जत
खुद करता है। तो जो लोग अपनी इज्जत बहुत करते हैं तो वो डेफिनेटली जब भी कोई बात करते हैं वर्बल नॉन वर्बल तो बहुत सोच समझ के करते हैं, क्योंकि उनको अपनी इज्जत का ख्याल होता है। और जो लोग सोच समझ के बात करते हैं, इखलाक के दायरे में बात करते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली लोग भी उनकी उतनी ही ज्यादा इज्जत करते हैं। तो आपकी इन नटशल हम कह सकते हैं कि आपकी उतनी ही इज्जत होती है सोसाइटी में जितनी कि आप अपनी इज्जत खुद करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक आपका लाइक फॉर एग्जांपल एक एटीट्यूड बिहेवियर है, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू सर्टेन एथिक्स, अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज। तो किसी भी लाइक फॉर एग्जांपल कोई प्रिंसिपल्स हैं तो उसकी मॉरल वैल्यूज क्या हैं, उन तमाम फैक्टर्स को हम एथिक्स में लेके आते हैं। Now the next question is, why be ethical? Now, expectation of stakeholders. Of course, stakeholders की expectations होती हैं, like for example कि जो लोग जिनका आपकी बिजनेस के साथ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी कंसर्न है, उनकी एक एक्सपेक्टेशन लेवल है। उस एक्सपेक्टेशन से वो आपको कम नहीं देखना चाहते। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है मार्केट में, उसकी प्रोडक्ट सर्विसेज को आप यूज करें तो डेफिनेटली हमारा एक एक्सपेक्टेशन लेवल है। उससे कम क्वालिटी अगर वो प्रोडक्ट देगी तो डेफिनेटली आप उसकी एक्टिविटीज, उसकी जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं उसको आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एक्सपेक्टेशन लेवल होता है एम्प्लॉयज का कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हमारा ख्याल रखना चाहिए। टू प्रिवेंट हार्म टू जनरल पब्लिक, तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जनरल पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। इट पेज टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट एथिक्स, इट पेज टू ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन और इन द शॉर्ट रन। जब आपके एम्प्लॉयज जितने ज्यादा एथिकल होंगे उतना ही इजी होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो आसानी से परफॉर्म करे, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे। तो डेफिनेटली एक हाईली एथिकल जो वर्क प्लेस है वहाँ पे डेफिनेटली परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है एम्प्लॉयज़ की, उनका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज हो जाता है। ए सेंस ऑफ ट्रस्ट अमंग पार्टनर्स, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो पार्टनर्स हैं, आपके सप्लायर्स हैं, आपके फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के साथ जो रिलेशंस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपके जो रिलेशंस हैं, उसके दरमियान एक ट्रस्ट डेवलप होता है, क्योंकि दे नो दैट कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ अ गुड प्लेस टू वर्क और यहाँ पे बहुत एक गुड एथिकल बिहेवियर परफॉर्म किया जाता है। तो आपकी एक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट डेवलप होता है। एंड फाइनली पर्सनल रीजंस, कि ऑफ कोर्स कुछ लोग इसलिए भी एथिकल होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसलिए भी एथिकल होती हैं क्योंकि दे बिलीव दैट कि दिस इज ओनली द राइट वे। नाउ टॉकिंग अबाउट पर्पसेस ऑफ एथिक्स, द मेजर पर्पसेस आर, द फर्स्ट इज एथिक्स आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप प्लान्स कर रहे हैं, आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं, लीडिंग की बात कर रहे हैं, कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, तो इन तमाम फंक्शंस में, इन तमाम एरियाज में जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे दैट शुड बी बेस्ड ऑन एथिक्स। एथिक्स हेल्प मेक रिलेशनशिप्स म्यूचुअली प्लेजेंट एंड प्रोडक्टिव। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो रिलेशनशिप हैं एम्प्लॉयज़ के, वो एक म्यूचुअली प्लेजेंट हो जाते हैं, प्रोडक्टिव हो जाते हैं। कि लाइक फॉर एग्जांपल कि जितना बेस्ट एथिकल बिहेवियर होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उतनी ही ज़्यादा कॉपरेशन होती है। फॉर एग्जांपल कि जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आपने देखा होगा कि एक फ्रेंडली रिलेशंस हैं, जहाँ पे लोग एथिक्स का ख्याल करते हैं, जहाँ पे हरासमेंट के इश्यूज नहीं हैं, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को काम करने का बहुत दिल करता है। दे एंजॉय देयर वर्क, you know, there is, you know, high cooperation and high coordination. So there is, you know, they become a helping hand. So of course when they become a helping hand, that increases and their of course performance, and on these other side that strengthens their relationship with each other.
Ethics create a sense of community and a sense of belongingness to society. तो किसी भी कम्युनिटी में एक फॉर एग्जांपल हम एक बिलोंगिंगनेस वो क्रिएट करती है एथिक्स, कि किसी भी सोसाइटी के अंदर एक बिलोंगिंगनेस क्रिएट होती है कि जब फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिक्स को फॉलो किया जा रहा है तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट को, एक दूसरे की इमोशंस को फील किया जाता है, दूसरों को हर्ट नहीं किया जाता. सो इट मीन्स डैट कि ओवरऑल उस सोसाइटी के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो जनरेट होता है इन गुड एथिक्स की वजह से इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. आर एथिक्स लिमिटेड टू ह्यूमंस? Of course, ethics are not only limited to humans. It like relates to animals as well. Like for example, are ethics limited to humans only, or do they extend to animals too? Like for example, there are some people who are only pure vegetarian. Now, it means that के ये सिर्फ ह्यूमंस तक बात नहीं है. जो एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो वी आल्सो टॉक अबाउट अदर देन ह्यूमंस लाइक एनिमल्स एज वेल. Likewise, issues of responsibility to the environment that have also been raised. कि हमारी सिर्फ ये बात नहीं है कि हम एक दूसरे का कितना ख्याल करते हैं, एक दूसरे के साथ कितना कोऑपरेट करते हैं, इसके साथ साथ क्या हम उस इन्वायरमेंट की भी बात करते हैं जिसमें हम सब रह रहे हैं. Now this is really very important that कि हमारी अपने इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और जब तक लाइक फॉर एग्जांपल हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो क्या ओवरऑल मिल के हमने कोई ऐसी एफर्ट्स की हैं कि हम अपने लाइक इन्वायरमेंट को प्रोडक्टिव करें, पॉजिटिव करें, पोल्यूशन फ्री करें. इन अदर वर्ड्स, philosophy is not far from the religious view of total non-violence. Now talking about the evolving context of for ethics, हम दो चीज़ों की बात करते हैं. Ethical absolutism like they adopt to us, and the other point of view is ethical relativism we adopt to them. तो एथिक्स में दो चीज़ें हैं, या तो आप अडॉप्ट कर लेते हैं या आप उनकी तरह अडॉप्ट लाइक फॉर एग्जांपल कि वो हमें अडॉप्ट करें जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारी लाइक फॉर एग्जांपल सर्टेन क्राइटेरियाज हैं, जो हमारे अखलाकियात की जब हम बात करते हैं तो क्या वो हमें अडॉप्ट करें या हम उनको अडॉप्ट करें. सो दीज आर द टू मेजर एरियाज हियर. Emergence of a global business ethic. Now talking about the emergence of a global business ethic, growing businesses need for integrative mechanism such as ethics reduce operating uncertainties. कि आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर एक अनसर्टेनिटी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने शुरू में आज के लेक्चर में बात की कि आपने एक प्रोजेक्ट 30 डेज में कंप्लीट करना है तो देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व. नाउ रिस्क इज ऑलवेज देयर कि आप उस प्रोजेक्ट को इन टाइम एक गुड क्वालिटी के साथ डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो एथिक्स जो हैं उस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करते हैं क्योंकि एथिक्स इंक्रीजेस द मोटिवेशन लेवल, एथिक्स इंक्रीजेस द कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन लेवल अमंग एम्प्लॉइज, एथिक्स इंक्रीजेस द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉइज. तो डेफिनेटली दैट रिड्यूसेस द ऑपरेटिंग अनसर्टेनिटीज. वॉलंटरी गाइडलाइंस अवॉइड गवर्नमेंट इम्पोजिशंस. कि जो वॉलंटरी गाइडलाइंस हैं तो वो गवर्नमेंट की तरफ से इससे पहले कि कोई आपके ऊपर पाबंदी लगे या गवर्नमेंट की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फोर्स यूज की जाए कि जी आप ये काम नहीं कर रहे, आप वो काम नहीं कर रहे. तो एज ए प्रोएक्टिव प्लानर जब हम बात करते हैं तो प्रोएक्टिव प्लानर्स क्या करते हैं कि वो पहले से ही लाइक फॉर एग्जांपल कि इससे पहले कि आपको कोई रिमाइंड करवाए या आपको इंस्ट्रक्शंस दे, आपको वार्निंग दे, आपको पनिश करे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, उससे कहीं पहले एज ए प्रोएक्टिव प्लानर आप वॉलंटरी तौर पे कुछ ऐसी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं दैट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ all stakeholders. Ethical conduct is needed in an increasingly interdependent world. Everyone in the same game.
कि जितने भी लोग हैं दे आर इन द सेम गेम, कि आपका पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो पूरी सोसाइटी है जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हैं, सो ये हम हर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो जब हम हर एक दूसरे पर्सन पे डिपेंड कर रहा है तो इट मीन्स दैट कि वी आर इंटरडिपेंडेंट, और जब हम इंटरडिपेंडेंट की बात करते हैं तो एथिक्स बिकम्स more important. Companies wish to avoid problems and or be good public citizens. तो organizations, companies चाहती हैं कि वो problems को face ना करें, और एक good public citizens की जब वो बात करते हैं तो definitely ethics has a very important role here. Now talking about reasons for businesses to engage in development of a global code of business ethics. The first is create the same opportunity for all businesses. Now this is really very important that it is part of global code of business ethics that create the same opportunity for all businesses. ये ना हो कि एक opportunity create की गई है for example एक वर्ल्ड वाइड लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो वो चंद बिजनेसेस को, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है, दैट इज इनअप्रोप्रिएट, दैट इज अनएथिकल। एथिकल ये है कि जो अपॉर्चुनिटी है वो तमाम बिजनेसेस को इक्वली अवेलेबल हो और उसमें उनके इक्वल चांसेस हों, एक एज ए इक्वल अपॉर्चुनिटी के तौर पर। लेवल द प्लेइंग फील्ड। नाउ ऑफ कोर्स एक प्लेइंग फील्ड जो है वो सबके लिए एक जैसी हो, एंड दे आर नीडेड इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। नाउ वेज कंपनीज इंटीग्रेट एथिक्स, तो वो किस तरह करती हैं कंपनीज एथिक्स को इंटीग्रेट कैसे करती हैं? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट इन वर्ड एंड डीड, कि टॉप मैनेजमेंट के वर्ड्स क्या हैं और उनके डीड्स क्या हैं, उनके अमल क्या हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो बात कहते हैं क्या आप उस पर अमल करते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके कोलोफेल में तजाद है, आप जो बात कर रहे हैं और जो आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई डेविएशन है, उसके अंदर कोई फर्क आ रहा है, तो इट मीन्स कि यू आर बीइंग अनएथिकल। कंपनीज कोड ऑफ एथिक्स, कंपनीज जो हैं वो कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम मुख्तलिफ देखते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो वेल एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे हैव ए कोड ऑफ एथिक्स बुक, कि उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन की हैंडबुक है या लीफलेट है या वेबसाइट है, तो वहाँ पे एक कोड ऑफ एथिक्स दिया गया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ एथिक्स ये है, लाइक हाउ वी टेक केयर ऑफ आवर stockholders, how do we take care of our stakeholders, how do we take care of our employees, how do we take care of our customers or potential customers. Develop, monitor, enforce ethical behavior. This is really very important. And then seek external assistance. तो जहाँ पे आपको लगे कि आप ट्रबल में हैं, you are unable to create that ethical environment, या आप अगर किसी confusion में हैं, आप like for example decision नहीं कर पा रहे, so you are always highly recommended that you need to talk for external assistance. जैसे हम हमेशा ये कहते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि 1 + 1 = 2 जैसे हम कहते हैं, तो 1 + 1 2 इस तरह है कि like for example कि 2 लोग हैं, दोनों लोगों ने person 1 person 2, नौ ये जो दोनों लोग हैं ये अपनी बेस्ट इंडिविजुअल एफर्ट करते हैं, तो द टोटल इज 1 + 1 = 2। नाउ 11 कैसे होगा कि ये जो दोनों लोग हैं दे लाइक कोलैबोरेट एंड कोऑपरेट विद ईच अदर, एंड देन 1 + 1 = 11। नाउ ये कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन कहां से आएगी? इट इज नॉट समथिंग विच इज ऑटोमेटिक। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन जो है ये एक एथिकल बिहेवियर की वजह से आती है। जब हम एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल करते हैं, जब हम एक दूसरे की केयर करते हैं, जब हम सेंसिटिव होते हैं, जब हम दूसरे का ख्याल करते हैं, तो दैट इज वी मूव टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप्स। सो ये वहां से जनरेट होगा सारा सिलसिला। एंड देन किसी भी सूरत में जब हम कोशिश करते हैं कि टीम वर्क को हम प्रमोट करते हैं, और टीम वर्क को जब आप प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली दैट इंप्रूव्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ लाइक हियर कॉर्पोरेट गवर्नेंस,
तो जब हम डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो देयर आर ऑफ कोर्स इश्यूज रिलेटिंग टू गवर्नेंस एज वेल, लाइक नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चीज को आप मेक श्योर करें कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कि किसका किस कास्ट के साथ ताल्लुक है, किसी का कलर क्या है, किसका रिलीजन क्या है. सो दीज आर ऑल मेजर पार्ट्स ऑफ एथिक्स. द पॉलिसीज शुड बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट. ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी प्लान्स हैं, वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और बिल्कुल एक विजिबिलिटी हो कि तमाम स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स दे कैन हैव इक्वल एक्सेस टू कि आपकी पॉलिसीज क्या हैं और डेफिनेटली वो ट्रांसपेरेंट हैं या नहीं है. तमाम डिसीजंस के अंदर वो ट्रांसपेरेंसी नजर आनी चाहिए. प्रॉपर प्रोविजन ऑफ सेफ्टी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द एम्प्लॉइज. तो सेफ्टी का जरूर ख्याल रखें. जो ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉइज की सेफ्टी का ख्याल रखती हैं तो डेफिनेटली एम्प्लॉइज दे बिकम मोर लॉयल. There should be honesty, loyalty and integrity in the employees. तो एम्प्लॉइज जो हैं उनमें डेफिनेटली एक ऑनेस्टी, लॉयलिटी और इंटेग्रिटी होनी चाहिए. और ये कहाँ से आएगी? उनके एथिकल बिहेवियर की वजह से. क्योंकि जो लोग लाइक फॉर एग्जांपल अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो पीपल डू नॉट ट्रस्ट देम. सो उनका ऑनेस्ट होना, लॉयल होना, उनकी इंटेग्रिटी होना, ये सारी चीजें डाउट में आ जाती हैं. सो जब आपका एथिकल बिहेवियर होगा तो डेफिनेटली बाकी चीजों में भी आपकी इंप्रूवमेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है. द कंपनीज रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द एम्प्लॉइज फॉर देयर पर्सनल यूजेज. तो कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं उसको ज़ाती इस्तेमाल वहाँ पे एम्प्लॉइज का नहीं होना चाहिए. अक्सर ये देखा गया कि ऑफिस का जो इक्विपमेंट है, ऑफिस का जो फॉर एग्जांपल टेलीफोन है, उसके ऊपर जो कॉल्स हैं वो कॉल्स घर के कामों के लिए की जा रही हैं, अपने ज़ाती कामों के लिए की जा रही हैं. या फॉर एग्जांपल ऑफिस में अगर फोटोकॉपियर मशीन है तो वहाँ पे आप ऑफिस के पेजेस को या ऑफिस की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कॉपी करने के साथ साथ आप अपने फॉर एग्जांपल बच्चों की बुक्स भी ले आते हैं, नोटबुक्स भी ले आते हैं, अपने ज़ाती जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप फोटोकॉपी करना शुरू कर देते हैं. सो या फॉर एग्जांपल आपके पास ऑफिस कार है तो उसको अगर आप पर्सनल यूजेज में लेके आते हैं सो दैट इज आल्सो अनएथिकल. Talking about another ethical principles of corporate governance, information about employees' personal lives, health and work evaluations should be kept confidential. Now this is as per good ethics that कि जो personal life है employee की, उसकी जो health है या जो उसकी performance evaluation reports हैं, that should be kept in confidential. तो डेफिनेटली अगर जब अब तक उसको कॉन्फिडेंशियल नहीं करेंगे, अगर आप उसको एडवर्टाइज करेंगे, तमाम लोगों को बताना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉय का मोरल और मोटिवेशन लेवल जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाएगा. टू नीदर गिव नॉट टेक एनी इलीगल पेमेंट, remuneration, gift, donation or benefits to obtain business or favors, and then to comply with all regulations regarding preservation of the environment. Like we have already discussed this point. Now, finally talking about the ethical principles of corporate governance, when we talk about development planning and administration, rights and equitable treatment of shareholders. तो एक तो आपने अपने तमाम शेयर होल्डर्स के साथ एक फेयर एंड बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट एक ट्रीटमेंट आपने उनके साथ करनी है, इक्वल ट्रीटमेंट करनी है, एंड देन इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स को आपने जरूर वॉच करना है. ये ना हो कि आप सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका आप ख्याल करें, और जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं जिनका किसी भी तरह का कोई ताल्लुक है आपके बिजनेस के साथ, उनको अगर आप इग्नोर करेंगे, उनके इंटरेस्ट को वॉच नहीं करेंगे, सो दैट इज समथिंग विच इज हाईली अनएथिकल. रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बोर्ड, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, बीओडी जिसको कहते हैं, तो उसका एक रोल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको परफॉर्म करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कॉल्ड सम एथिकल एक्ट्स. इंटेग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर. ऑफ कोर्स इंटेग्रिटी का और एथिकल बिहेवियर का आपस में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है. सो ऑफ कोर्स जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एथिकल बिहेवियर होगा, आपकी इंटेग्रिटी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, एंड वाइस वर्सा.
डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक पॉलिसी होती है डिस्क्लोजर की और ट्रांसपेरेंसी की। कि डिस्क्लोजर मींस कि जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर रही है या जो एक्सपेंसेस कर रही है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो दैट शुड बी अवेलेबल टू दी शेयर होल्डर्स एंड ऑफ कोर्स स्टेक होल्डर्स। तो उसमें जो चीज़ें हैं दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड। एंड देन ट्रांसपेरेंसी, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले रही है उन डिसीजंस में एक ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि ऑफिस मीटिंग्स में जब डिसीजन लिए जा रहे हैं तो दैट डिसीजंस मस्ट बी लॉजिकल। तो जब आप लॉजिक के साथ चलते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ चलते हैं, ओपननेस के साथ चलते हैं, तो डेफिनेटली ऑल द एम्प्लॉइज आर विद यू। Advantages of ethical behavior, like for example we have the brand image, like for example organization का जो एक brand image है वो improve होता है। and then greater loyalty, कि organization के अंदर एक strong loyalty create होती है। कि like for example एक organization के अंदर अगर ethical behavior को perform नहीं किया जा रहा तो आप मुझे बताएं कि वहाँ किस किस्म की loyalty होगी। मैं तो ये समझता हूं कि वहां पे इवन एम्प्लॉइज जो है वो सेटिस्फाई भी नहीं होंगे। तो डेफिनेटली एक लॉयल्टी के लिए कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, वो आपके साथ लॉयल हो, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू परफॉर्म द गुड एथिकल बिहेवियर्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। Greater commitment of employees, of course when you have those wonderful ethical behavior in your office, when you do and act the same thing, when you say and do the same things, so definitely you gain the, you win the interest of your employees, and that increases their commitment. Employees become more creative. Of course, when you give them respect, when you give them अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, आप उनके साथ बिहेवियर आपका अच्छा है, आप उनके साथ एक एथिकल आपका बिहेवियर है, तो डेफिनेटली एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगी कि दे विल बी इन्वॉल्व इन मोर क्रिएटिव बिहेवियर्स। व्हाई हैव ए कोड ऑफ एथिक्स? दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन एक्सेप्टेबल बिहेवियर, के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या होना चाहिए। टू प्रोमोट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिसेस, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स क्या है। टू प्रोवाइड ए बेंचमार्क फॉर सेल्फ एवेल्युएशन, कि आपका बेंचमार्क हाईएस्ट स्टैंडर्ड क्या है फॉर सेल्फ एवेल्युएशन। एंड टू एस्टैब्लिश ए फ्रेमवर्क फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और प्रोफेशनल बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आप एक फ्रेमवर्क बनाएं और उसके मुताबिक आपके एम्प्लॉइज और आप काम करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। Now when we talk about code of ethics transition, like for example इस वक्त जब हम बात करते हैं कि like previous time में compliance की बात होती थी, आज हम बात करते हैं integrity की। पहले हम बात करते थे enforcement की, अब बात होती है inspiration की। पहले हम बात करते थे punishment की, अब हम बात करते हैं motivation की। पहले हम बात करते थे directive की, अभी हम बात करते हैं educational की। और पहले हम बात करते थे सेक्रेटिव की, अभी हम बात करते हैं ओपननेस की। आई होप दैट कि आज इस लेक्चर से आपने बहुत सा लर्न किया होगा। आज हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और एथिक्स को डिस्कस किया। आज के लेक्चर में एथिक्स के ऊपर हमने फोकस किया, तो एथिक्स से क्या मुराद है, एथिक्स के क्या एडवांटेजेस हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को गुड एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। आई होप दैट के आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।